हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीखना है तो सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र रणजीत सिंह हाजिर हूं एक बार फिर अपने टॉपिक को आगे गति प्रदान करने के लिए और अगली वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं आपके साथ। जैसा कि पिछली कक्षा में हम वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्णों पर चर्चा कर रहे थे और व्यंजन वर्णों के अंतर्गत हमने स्पर्श व्यंजन को जाना था। तो आगे के क्रम को जारी करते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन पर, ऊष्म व्यंजन पर, संयुक्त व्यंजन पर। दूसरा जो भेद होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे किसको? याद रहे, वे व्यंजन वर्ण जो स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चरित होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। या ये कह दिया जाए कि स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्यवर्ती व्यंजन ही अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। वे व्यंजन वर्ण जो स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्य में उच्चरित होते हैं या स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित व्यंजन अंतःस्थ कहलाते हैं, या स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्यवर्ती व्यंजन ही क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है कि ये होते कौन कौन से हैं। तो याद रहे, ये होते हैं चार: य, रे, ले, वै। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में इनका जो सही क्रम होता है वो सही क्रम यही होता है, य, रे, ले, वै। संस्कृत सूत्र के अनुसार इनका क्रम अलग होता है, एको यणचि सूत्रानुसार। याद रखना, एको यणचि सूत्रानुसार इनका क्रम क्या आएगा? ए का य, ओ का वै, रि का रे और री का ले, या व र ला होता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला का जो क्रम है वो या र ला व होता है। कई विद्वान क्या है, हम हालांकि स्थान विविधता के आधार पर इनके भेदों को आगे एक्सप्लेन करेंगे। कई विद्वान यही इसके भेद बतला देते हैं। और भेद कैसे? उनका मानना होता है कि आपके जो रे वर्ण है उसको हम प्रकंपित के नाम से पढ़ेंगे, ले को पार्श्विक व्यंजन के नाम से, और आपका ये और वे, इनको संघर्षहीन व्यंजन के नाम से पढ़ा जाता है।
तो अपन चर्चा कर रहे थे अंतःस्थ व्यंजन पे। स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्यात्मक 4 होते हैं, य, र, ल, व। याद रखना, संस्कृत में एकोयणची सूत्रानुसार इनका क्रम क्या होता है, य, व, र, ल। हिंदी के अंतर्गत, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत य, र, ल, व, ये इनका सही क्रम होता है। आगे चल के हम इन 4 वर्णों को किन किन नामों से, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन के नाम से पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं नेक्स्ट नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। देखिए, ऊष्म शब्द ऊष्मा से बना है और ऊष्मा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। ऊष्म शब्द ऊष्मा से बना है और ऊष्मा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी, तो ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। सामान्य बोलचाल की परिभाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु गर्म हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आप सोचोगे भाई वायु गर्म कैसे आ रही है, लेकिन वायु गर्म नहीं होती, एक आभास मात्र होता है। दरअसल क्या होता है कि जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जो वायु मार्ग है सकरा हो जाता है और निकलने वाली वायु जिह्वा पर घर्षण करती हुई प्रतीत होती है और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इनको नाम क्या दिया जाता है, ऊष्म व्यंजन नाम दिया जाता है। दोबारा सुने कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु गर्म हो अर्थात जिह्वा पर घर्षण करती हुई प्रतीत हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये संख्यात्मक 4 होते हैं। श, श, स, है, ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये जो स है उच्चारण की दृष्टि से इसका नाम होता है तालव्य स, क्योंकि ये तालु से उच्चरित होता है। इस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहा जाता है। इसका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए इसको दंत्य स कहा जाता है। और इसका उच्चारण कंठ से होने के कारण इसको काकल या काकल्य कहा जाता है। और इसको पढ़ने के बाद अगला भेद हम लेते हैं नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए 2 वर्णों का होना आवश्यक है। अब ये 2 वर्ण कैसे होने चाहिए, व्यंजन वर्ण होने चाहिए। तो वे व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने होते हैं उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अब कौन कौन से वर्ण हैं, तो आइए जानते हैं। क प्लस से बनता है 6। त प्लस र बराबर होता है 3। ज्या प्लस या बराबर होता है ज्या। इसके बाद तालव्य स प्लस र बराबर होता है श्रय। और एक और वर्ण तालव्य स प्लस री, इससे मिलता जुलता है इसलिए नोट कर रहा हूं श्री। अब आप याद रखें कि ये जो 3 वर्ण हैं आपके, इनका प्रयोग कहाँ है, हिंदी वर्णमाला में ये प्रदर्शित होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ण मैंने लिखे श्रय और श्री।
ये हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त नहीं होते हैं। याद रखना, ये जो वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो क्या आ रहा है, से आ रहा है, और एक तरफ क्या आ रही है, रे। तो इसको कहा जा सकता है संयुक्ताक्षर। इसको हम संयुक्ताक्षर कह सकते हैं। और इन दोनों का जो प्रयोग होता है वो होता है भाषा में। ये वर्णमाला में प्रयुक्त नहीं होते। कहाँ प्रयुक्त रहते हैं? भाषा में प्रयुक्त रहते हैं। तो अभी हमने ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को पढ़ा, इससे पहले अंतस्थ व्यंजन को पढ़ा। अब दोस्तों बात आती है वर्णमाला पर कि भाई वर्णमाला किसको कहेंगे। वर्णमाला किसको कहा जाएगा? तो माला से तात्पर्य क्या है भाई? माला मनकों की हो, मोतियों की हो या पुष्पों की हो, उसे हम व्यवस्थित रूप से और एक धागे में पिरोते हैं। वही काम हम कर रहे हैं। हमने जब से इस वर्ण विचार टॉपिक को आरंभ किया तब से हमने ऐसे लेकर के और व्यवस्थित क्रम में हम क्या करते आ रहे, वर्णों को पढ़ते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, बहुत ही शानदार और छोटी सी परिभाषा आपके लिए रखते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे और चर्चा करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण, तो मूल वर्णों की बात की जाए तो आपके 11 तो स्वर वर्ण होंगे तथा 33 होंगे व्यंजन। तो ये मूल वर्ण होते हैं आपके 44 वर्ण। और यदि कुल वर्णों की बात की जाए तो कुल वर्ण आपके 44 के साथ आपके 8 वर्ण और जुड़ते हैं, बराबर होते हैं 52। अब आप कहेंगे 8 वर्ण कौन से हैं? तो देखिए 44 तो आपके हो ही गए, 11 स्वर और 33 व्यंजन बराबर 44 हो गए। इस 44 के अंतर्गत अपने 2 जुड़ गए क्या? अयोगवाह। इसके बाद में 2 आपके क्या जुड़ गए? उत्क्षिप्त व्यंजन, ये वाले अड़ और ढ, ये 2 ये हो गए। अंग अह 2 ये हो गए 4, और इन 4 वर्णों को इनको शामिल कर लिया। तो 44 और 8 कितने हुए? 52। इस क्रम में हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 44 हैं। और मूल वर्ण कुल वर्ण कितने हैं? 44 प्लस 8 बराबर 52 हैं। और मूल वर्ण कितने हैं? 44 हैं। अब स्थान विविधता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए तो नेक्स्ट जो भेद हम लेंगे, अगला भेद होगा आपका नंबर 5, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के 2 वाग्यंत्र अवयव अत्यधिक निकट आ जाते हैं, जिससे बीच का वायुमार्ग संकरा हो जाता है
और निकलने वाली वायु जिह्वा पर घर्षण करती हुई प्रतीत होती है, उनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। एक बार मैं परिभाषा नोट भी करता हूं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से उच्चारण करते समय मुख के अंदर की दो वाग्यंत्र अवयव अत्यधिक निकट आ जाते हैं, जिससे बीच का वायु मार्ग संकरा हो जाता है और निकलने वाली वायु जिह्वा पर घर्षण करती हुई प्रतीत होती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि संघर्षी व्यंजन की परिभाषा तो हो गई, भाई ये समझ लीजिए कि ये एक 15 फुट चौड़ा रास्ता है, इधर वाले ने 2 फुट अतिक्रमण कर लिया, इधर वाले ने 3 फुट कर लिया। अब ये जगह तो इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। अब ये रास्ता बचा 10 फुट, तो 10 फुट में रास्ता कैसा हो गया? सकरा होगा। ऐसा ही क्या होता है, जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे मुख के अंदर के 2 वाग्यंत्र अवयव समीप आ जाते हैं, जिससे बीच का वायु मार्ग सकरा हो जाता है और निकलने वाली वायु जिह्वा पर घर्षण करती हुई प्रतीत होती है। ये जो वर्ण है, इसके अंतर्गत 4 वर्ण तो अपनी वर्णमाला के होंगे। ये 4 वर्ण तो अपनी वर्णमाला के हैं। अब आप कहोगे सर ये तो अभी आपने ऊष्म व्यंजन के नाम से ही बताए हैं। बिल्कुल, ऊष्म व्यंजन को ही हम क्या कह सकते हैं? संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं। लेकिन इनके अलावा 4 वर्ण ऐसे भी हैं जो वर्णमाला में प्रयुक्त नहीं हैं, केवल कहाँ हैं? भाषा में प्रयुक्त हैं, और वो होते हैं आपके ख, ग, ज, फ। ये 4 वर्ण आपके कैसे हो गए? भाषा में प्रयुक्त वर्ण हैं। याद रखना, इनको नवीन विकसित ध्वनि के नाम से, इन्हें नवीन विकसित ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो विकास हुआ है, ये मूल रूप से हैं किसके?
अरबी फारसी भाषा से हैं और इनका विकास हुआ देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि से ये प्रयुक्त हुए हैं कहाँ? भाषा में। अब देखिए क्यों, अब इनकी आवश्यकता क्या पड़ी? जब अपना काम इनसे चल रहा था इन 4 वर्णों से, तो इन 4 की आवश्यकता क्या पड़ी? अपनी भाषा में, चाहे वे राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो या धार्मिक सांस्कृतिक या अन्य किन्हीं कारणों से बहुत सारे शब्द बिना किसी परिवर्तन के विदेशी भाषाओं से सम्मिलित हो गए। अब उनका उच्चारण तो हम कर लेते थे, लेकिन उनका शुद्ध रूप लिखने के लिए अपने पास में व्यवस्थित तो ध्वनि व्यवस्था नहीं थी, वर्ण नहीं थे, तो हिंदी वर्णमाला के साथ इन चिन्हों का, संघर्षी चिन्ह का प्रयोग करते हुए हमने नवीन विकसित ध्वनियों का विकास किया। जैसे अभी आप लिखते हो गफलत, यदि आप गफलत लिखते हो और ऐसे लिखते हो तो ये शब्द आपका गलत हो जाएगा। आप गफलत लिखते हो तो किस वर्ण का? संघर्षी वर्ण का प्रयोग होता है। अभी जैसे एक शब्द है फन और एक शब्द है आपका फन, एक शब्द तो हम ले रहे हैं फन और एक शब्द ये है फन। अब दोनों का अंतर है, ये फन, ये तो हो गया सांप का फैला हुआ मुख, और ये जो फन है ये हो गया आपका कला या कोई आर्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग विदेशी शब्दों को लिखने के लिए किया गया। जो अरबी फारसी के शब्द थे उनको लिखने के लिए इन ध्वनियों का विकास किया गया। अब बात आती है, अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में संघर्षी व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में संघर्षी व्यंजनों की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत केवल ये जो 4 वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये केवल 4 हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 क्या? संघर्षी व्यंजन। और ये पूछा जाए नवीन विकसित ध्वनियों की संख्या 4। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में संघर्षी व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आपके ये 4 + 4 = 8 ये मान्य होंगे हिंदी भाषा में। दोबारा सुन लो, हिंदी वर्णमाला में संघर्षी व्यंजन 4, हिंदी भाषा के अंतर्गत नवीन विकसित ध्वनियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 4। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। चलिए साहब, अब बात आती है नेक्स्ट, संघर्षी व्यंजन भी हो गया और आपका इससे पहले हमने संयुक्त को पढ़ लिया, वर्णमाला को जानना, ऊष्म व्यंजन को भी जाना, अंत्यस्थ को भी जाना। थोड़ा सा क्रम को और बढ़ाते हैं और अगला लेते हैं आपका 6वां भेद होगा स्पर्श संघर्षी। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु का पहला भाग तो स्पर्शी होता है, लेकिन अपेक्षाकृत स्पर्श की तुलना में बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, उनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ये जो वर्ण हैं ये आपके होते हैं 4। कौन कौन से हैं? तो याद रहे च,
छ, ज, झ। इन 4 वर्णों का जब आप स्पर्श उच्चारण करोगे तो स्थिति क्या होगी, ये समझ लो कि ये आपका मुख है। और जब आप यहाँ पे आपका क्या हो गया, कंठ हो गया। आप भले ही उच्चारण करके देख सकते हो, जैसा मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपकी जो जिह्वा है वो जिह्वा यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ पे जो भाग होता है ना उसको कहा जाता है वर्तस्य, यानी दांतों का जो ऊपरी मसूड़ा है उसके समीप पहुंच जाती है। अब यहाँ तो कैसा था, चौड़ा, जब स्पर्श हुआ, लेकिन जब वायु मुख से बाहर निकलने वाली थी तो आपके दांतों के ऊपर आके जब आप बोलोगे ना छ, छ, ज, झ, तो आपके इस वाले भाग पे यहां आकर के वायु क्या कर रही होगी, यहां पर घर्षण करती हुई प्रतीत होती है, और यहां इसका क्या होता है, स्पर्श होता है। लेकिन स्पर्श की अपेक्षा क्या हो जाता है, घर्षण हो जाता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ये संख्यात्मक होते हैं 4। तो दोस्तों अभी हमने जाना है अंत्यस्थ व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला की परिभाषा, साथ में आपके स्पर्शी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट भेदों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से, तो आप लोग बने रहिएगा अपने जाने पहचाने ऑनलाइन चैनल गुरुकुल क्लासेस पर। और अब तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कक्षा को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार मुझ तक पहुंचाएं। तो मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट भेद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।